हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। तो अभी हम आज देखेंगे एडुटेरिया का तीसरा पार्ट। दो पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। थोड़ा तबीयत की वजह से मैं रेगुलर टाइम पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। आपको गले से भी आइडिया लग सकता है, अगर आवाज़ में थोड़ा इधर उधर हो जाए तो मैनेज कर लीजिएगा। बाकी आज के जो सेगमेंट है वो उसमें हम देखेंगे जो स्पेस टेक का करंट अफेयर्स है, साथ ही इन्वायरमेंट का जो करंट अफेयर्स है, और उसके अलावा जो इंडेक्स हैं उसमें भारत की रैंक क्या है, वर्ल्ड वाइड क्या रैंक है, और जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं और उनकी थीम होती है जो पूछी जाती है एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो बेसिकली मैं चाहूँगा थोड़ा और ज़्यादा कवर कर पाऊँ, लेकिन जितना हो सकता है मैं उतना कवर करने की कोशिश करूँगा। आप आखिरी तक हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आइए शुरू करते हैं। तो 30 पेज तक हमने देख लिया था, ठीक है। अब हम देखेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है उसको देख लेते हैं। जैसे पहला है इसमें गगनयान मिशन। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है, ठीक है। तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की है गगनयान मिशन के लिए। अब ये कौन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नाम पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। एक है प्रशांत बालाकृष्णन नायर, फिर है अंगद प्रताप, ठीक है। उसके बाद है अजीत कृष्णन, और फिर है शुभांशु शुक्ला। तो ये आपने 4 नाम याद रखने हैं, प्रशांत, अंगद, अजीत और शुभांशु। ये सभी भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर या ग्रुप कैप्टन के पद पर हैं। अगर हम गगनयान मिशन की विशेषताओं की बात करें तो यह एक तो मानव युक्त और मानव रहित दोनों मिशन इसमें शामिल है। याद रखिएगा, हो सकता है इसमें पूछ ले, ठीक है। तो ये मानव युक्त और मानव रहित दोनों मिशन इसमें शामिल हैं। गगनयान कार्यक्रम में अल्पावधि में, ठीक है, अल्पावधि में क्या करना है, लो अर्थ ऑर्बिट यानी निम्न पृथ्वी कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है, और यह लंबे समय में एक निरंतर भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की नींव रखेगा। तो इसका उद्देश्य भी आपने याद रखना है। अब ये जो टोटल गगनयान कार्यक्रम है इसकी लागत कितनी होगी, तो 9023 करोड़ रुपए, ठीक है। 9023 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत होगी। अगर बात करें इसके आगे तो ये है कि पहला मानव रहित गगनयान एक मिशन अंतिम मिशन के लिए प्रौद्योगिकी की तैयारी की जांच करने के लिए परीक्षण उड़ान 2024 के अंत तक शुरू होने वाली है, ठीक है। ये सब छोड़ो, गगनयान के जो सभी मिशन है इसके लिए इसरो कौन से रॉकेट का प्रयोग करेगा, LVM-3 रॉकेट का प्रयोग करेगा, ये आपको याद रखना है। इस मिशन का उद्देश्य है पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली के बिना क्रू मॉड्यूल की विशेषता वाली प्रौद्योगिकी तत्परता का आकलन करना, ठीक है। तो याद रखना है, एक तो ये जो गगनयान मिशन है मानव युक्त मानव रहित दोनों है, लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है। टोटल लागत इसकी कितनी है, 9023 करोड़ रुपए है, और इसके जो सभी चरण होंगे या गगनयान के जो सभी मिशन होंगे उसके लिए इसरो अपना LVM-3 रॉकेट यूज करेगा। अब चंद्रयान 3 की बात कर लेते हैं। तो ये भारत का महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसे LVM-3M4, ठीक है। चंद्रयान 3 जो गया था वो किससे गया था, LVM-3M4 रॉकेट द्वारा 14 जुलाई 2023 को। कब छोड़ा गया था, 14 जुलाई, एक्यूरेट डेट याद रखना, ठीक है। 14 जुलाई को छोड़ा गया था, 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास, ठीक है, कहां पर, दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मैंजिनस यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार संध्या 6:04 पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। तो ये आपको याद रखना है कि एक तो ये 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था, और ये चंद्रमा पर कब पहुंचा है, लैंड कब हुआ है, 23 अगस्त को, ठीक है, 23 अगस्त को, इसलिए हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं। फिर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ, जो कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष अब हो गए हैं। दूसरे हैं पी वीर मुथुवेल, चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर। मोहन कुमार मिशन डायरेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें कितने मॉड्यूल हैं, 3 मॉड्यूल हैं, ठीक है। एक है प्रोपल्सन मॉड्यूल, एक है लैंडर, और तीसरा है रोवर मॉड्यूल। अगर हम प्रोपल्सन मॉड्यूल की बात करें तो ये लैंडर और रोवर को चंद्र कक्षा में 100 किलोमीटर तक ले जाएगा, ठीक है। कितने, 100 किलोमीटर तक चंद्र कक्षा में ले जाएगा, और इसमें एक विशेष यंत्र है जिसका नाम क्या है, शेप, स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लानिटरी अर्थ। ये आपको याद होना चाहिए, जो शेप करके एक है, ठीक है। ये कहाँ लगा हुआ है, ये चंद्रयान 3 से रिलेटेड है, जो चंद्र कक्षा से पृथ्वी का ध्रुवीय माप के साथ साथ महत्वपूर्ण अध्ययन करेगा। फिर अगर हम बात करें चंद्रयान 3 के लैंडर के नाम की, तो इसका नाम क्या है, विक्रम, और रोवर का नाम है प्रज्ञान, ठीक है। लैंडर का नाम क्या है, विक्रम, और रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान। इसको उल्टा करके पूछ सकते हैं, याद रखना। रोवर में 6 पहिए हैं, पहिए नहीं पूछेंगे कि अच्छा एक पंचर हो जाए तो अलग से ले गए, स्टेपनी ले गए कि नहीं ले गए, ये सब बकवास है। विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये 4 पेलोड कौन से हैं, एक तो है रंभा है, दूसरा चेस्ट है, तीसरा इल्सा और चौथा है लारा, ठीक है।
वैसे लारा पढ़ सकते हो इसको, तो रंभा, चेस्ट, इल्सा और लारा, ये तीनों जो है। इसके अलावा एक शेप करके था। ये जब पांचों जो चीजें हैं वो किससे रिलेट करती हैं, चंद्रयान 3 से रिलेटेड है, ठीक है। प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड लेजर इंट्रोड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी लिप्स और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS लगे हुए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये जो लिप्स है और APXS लगे हैं, जिनका उद्देश्य है लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करना। रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेशन करेगा और डेटा इकट्ठा करेगा। चंद्रयान 3 मिशन के दौरान रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बनाया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर एक चंद्र दिवस यानी 14 पृथ्वी दिवस तक का काम किया है। तो ये आपको याद रखना है कि जो चंद्रमा का एक चंद्र दिवस होता है वो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको एक फैक्ट याद रखना है। बाकी अगर हम बात करें, ये जो इसमें लगे हुए हैं, ठीक है, पेलोड लगे हुए हैं। एक जो एक विशेष यंत्र है, विशेष यंत्र का नाम शेप है, पेलोड 4 है, रंभा, चेस्ट, इल्सा और लारा। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड है, उनका नाम क्या है, एक का नाम है लिप्स और दूसरा है APXS। बाकी बात करें तो एक चंद्र दिवस है वो कितने दिन के बराबर होता है, पृथ्वी के 14 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर है भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना है। यहाँ पर आपने याद रखना है, ठीक है, कि दुनिया का पहला देश बना है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है, ठीक है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बना है। तो ये एक कुछ जो कॉमन सा अंतर है वो आपको याद रखना है कि अगर हम बात करेंगे कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश तो वो भारत है। अगर हम सॉफ्ट लैंडिंग की बात करेंगे कि किन देशों ने चंद्रमा पर मतलब सॉफ्ट लैंडिंग की है, तो उसमें भारत चौथे नंबर पर आएगा। पहले नंबर पर अमेरिका, रूस और चाइना, मतलब पहले, दूसरे, तीसरे अमेरिका, रूस और चाइना है, और उसके बाद चौथा जो बना है वो कौन है, भारत बन गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एक बेसिक अंतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर, अब ये याद रखना है, जहां पर विक्रम लैंडर उतरा है, ठीक है, उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। कौन उतरा है, विक्रम लैंडर जहां पर उतरा है उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। और जहां पर चंद्रयान 2 के पदचिन्ह पड़े थे उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो ये आपको खास एक और अंतर याद रखना है कि अगर हम बात करेंगे विक्रम लैंडर जहां पर उतरा है चंद्रयान 3 से, ठीक है, वो होगा शिव शक्ति पॉइंट। और जो चंद्रयान 2 जिसको असफल माना जाता है, तो जब चंद्रयान 2 के जहां पर पदचिन्ह पड़े थे उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। फिर आगे है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि है हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा, यानी 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। और 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुई थी। तो ये जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, क्यों मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी चंद्रमा पर 23 अगस्त 2023 को। तो 24 में हमने पहला मनाया और 25 में 23 अगस्त 2025 को भी हाल ही में हमने दूसरा जो नेशनल स्पेस डे है वो मनाया है, ठीक है। चंद्रयान 1 की बात करें तो ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। कब, 22 अक्टूबर 2008 को। रॉकेट था PSLV XL-C11 द्वारा, सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था। चंद्रयान मिशन 2 जो था वो 22 जुलाई 2019 को GSLV MK3 द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत एक ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, किंतु जो लैंडर था विक्रम, ये सुरक्षित लैंडिंग करने में विफल रहा था, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं आदित्य L1 की। तो आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित एक उपग्रह है जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, निगर शाह जी, ठीक है। याद रखना, ये जो आदित्य L1 के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर उनका नाम क्या है, निगर शाह जी। आदित्य का अर्थ सूर्य है, यहाँ सारी चीजें हमें छोड़ देनी है। यहाँ पर आओ कि इसरो ने 2 सितंबर 2023 को, ठीक है, तो ये जो आदित्य L1 है, इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया, ठीक है। कब किया है, 2 सितंबर 2023 को। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C57 के माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया। आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैग्रेंज पॉइंट के आसपास एक प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। डिस्टेंस कितनी रहेगी, 15 लाख किलोमीटर की दूरी। और कौन सा पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट L1, ठीक है, L1 लैग्रेंज पॉइंट है, वहां पर इसे किया जाएगा स्थापित, जहां यह सौर वायुमंडल और सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के चारों ओर के पर्यावरण पर उनके प्रभाव का अध्ययन करेगा, ठीक है। फिर आदित्य L1 में 7 अलग अलग पेलोड लगे हैं जो सूर्य का विस्तृत अध्ययन करेगा। तो आदित्य L1 में अगर हम पेलोड की संख्या की बात करें तो कितनी है, 7 है, जिसमें 4 पेलोड उपकरण सूर्य से प्रकाश का निरीक्षण करेंगे और जो शेष तीन जो पेलोड हैं वो प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के स्थानीय मापदंडों को मापेगा। तो ये सारी चीजें इसमें।
अब देख लेते हैं 2024-25 में इसरो द्वारा जो महत्वपूर्ण मिशन शुरू किए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे ये है EOS-09 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09। 18 मई 2025 को ये लॉन्च हुआ था, ठीक है, PSLV C61 के द्वारा। लेकिन क्या हुआ कि तकनीकी समस्या आ गई तीसरे चरण में और ये मिशन पूरा नहीं हो सका। तो हाल में जो अभी मिशन फेल हुआ है कौन है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09। 18 मई 2025 PSLV C61 के थ्रू जा रहा था, जो कि फेल हो गया। अगला है NVS-02, ठीक है। इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो ये है नेविगेशन व्हीकल सैटेलाइट 02। 29 जनवरी 2025 को छोड़ा गया, ठीक है, लॉन्च किया गया GSLV F15 के थ्रू और यह इसरो का 1वां मिशन था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो इसरो का 1वां मिशन था इसका नाम क्या था? NVS-02। 29 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ था और GSLV F15 के थ्रू। अगला है स्पेडेक्स मिशन, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। 30 दिसंबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया था, किसके माध्यम से? PSLV C60 के द्वारा इसे छोड़ा गया था। 16 जनवरी 2025 को भारत अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को साथ जोड़ने की डॉकिंग प्रक्रिया में सफल हो गया। तो सफल कब हुआ है? 16 जनवरी 2025 को। इस मिशन के तहत डॉकिंग तकनीक से 2 उपग्रहों SDX-01 जिसको चेजर बोला जाता है और SDX-02 जिसको टारगेट बोला जाता है, ठीक है, तो वो एक दूसरे से जोड़ा गया। अब 01 मतलब चेजर, जैसे आपका कोई एक टारगेट है, मान लो PCS या BPSC जो भी क्लियर करना है वो आपका टारगेट है और वो आप चेज कर रहे हो तो आप चेजर हो गए और टारगेट आपका क्या हो जाएगा? वो टारगेट हो जाएगा, मतलब वही टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, SDX-02 क्या है? ये टारगेट हो जाएगा और जो SDX-01 है वो क्या हो जाएगा? चेजर हो जाएगा। फिर है ESA प्रोबा 3। 5 दिसंबर 2024 को ये लॉन्च हुआ था PSLV C59 के द्वारा। इससे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के उपग्रह को इसके द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 मिशन की बात करें, 16 अगस्त 2024 को लॉन्च हुआ SSLV D3 के द्वारा। EOS-08 मिशन के उद्देश्यों में एक माइक्रो सैटेलाइट का डिजाइन और विकास करना, पेलोड उपकरणों का निर्माण करना तथा भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करना इसमें शामिल है। फिर RLV LEX-03 की बात करें तो ये 23 जून 2024 को छोड़ा गया था, ठीक है, जो प्रमोचित वाहन था वो था RLV। तो इसरो के RLV LEX-03 जिसको पुष्पक कहा जा रहा है, ये आपको याद रखना है, RLV LEX-03 का जिसको पुष्पक कहा जा रहा है, सफल लैंडिंग कर्नाटक की चित्रदुर्ग में कराया गया। यह लेक्स श्रृंखला का तीसरा और अंतिम परीक्षण था और इससे पहले इसरो का LEX-01 और LEX-02 मिशन सफल रहा था। अगला है इनसेट 3DS मिशन। 8 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था GSLV F14 के थ्रू और इसका उद्देश्य है भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा यानी GTO में इनसेट 3DS मेल्टियोरोलॉजिकल उपग्रह को स्थापित करना। यह मिशन पूरी तरीके से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है, ठीक है। तो बस इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं, बाकी सारे छोड़ सकते हो, बहुत सारे हो जाएंगे ऐसे। अब काम की चीज़ क्या है कि इसरो के जो आगामी मिशन है, ठीक है, टारगेट जिसका ये, जैसे एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें, BAS भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें तो 2028 से 2035 तक इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। एक नियोजित स्टेशन जिसका वजन कितना होगा? 20 टन होगा, जो पृथ्वी से लगभग कितनी ऊपर? 400 किलोमीटर ऊपर अपनी कक्षा में रहेगा और जहां अंतरिक्ष यात्री 15-20 दिनों तक रह सकेंगे। तो एक तो याद रखना कि इसका वजन कितना रहेगा? 20 टन होगा, ठीक है। पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर? तो 400 किलोमीटर ऊपर रहेगा। चंद्रयान 4 की बात करें तो ये अपेक्षित लॉन्च कब है? 2028 में। चंद्रयान श्रृंखला के चौथे चरण में कई मॉड्यूल शामिल हैं। इसका लक्ष्य है कि चंद्रमा से नमूने विभिन्न तत्वों को लेकर पृथ्वी तक पहुंचना है, ठीक है। गगनयान 2 की बात करें तो 2025 में यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है। फिर निसार की बात करें, ये लॉन्च भी हो गया है 2025 में, नासा और इसरो, ठीक है। 2023 में PCS ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, यूपी PCS ने। तो निसार जो है ये किसका जो संयुक्त उपक्रम है? नासा और इसरो का संयुक्त उपक्रम है। ये क्या है? सिंथेटिक अपर्चर रडार है, एक नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। गगनयान 3 की बात करें 2027 में लॉन्च किया जाएगा। 3 सदस्यों के चालक दल को 3 दिनों के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। शुक्रयान 1 की बात करें तो ये कब तक लॉन्च होगा? 2028 तक, ठीक है। शुक्रयान 1 शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा, ठीक है। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण यानी लूपेक्स की अगर हम बात करें, लूपेक्स मिशन 2027-28 में टारगेट किया गया है इसको, और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए जाक्सा यानी जापान की जो एजेंसी है और इसरो का एक अवधारणा मिशन है, ठीक है। तो ये जो लूपेक्स मिशन है इसमें इसरो के साथ और कौन सहयोगी है? वो है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी यानी जाक्सा, ठीक है। मंगलयान 2 की बात करें तो 2026 में मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर लैंडर एवं रोवर को भेजा जाएगा और चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने का लक्ष्य इसरो ने कब तक रखा है? 2040 तक, ठीक है। 2040 तक इसरो क्या करेगा? मनुष्य को भेजेगा कहाँ पर? चंद्रमा पर। तो मंगलयान 2 आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है कि मनुष्य जो है वो चंद्रमा पर कब जा सकता है। इसरो का जो टारगेट है वो 2040 रखा गया है।
आगे अगर इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स की बात करें तो ठीक है, पहला इसमें है 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। संस्करण आपको याद रखना कौन सा है, 18वीं, ठीक है। और ये क्या है, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। ISFR भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत जारी की जाती है, ठीक है। के तहत ये जो भारतीय वन सर्वेक्षण है, अगर मंत्रालय की बात करें तो आ जाएगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और इसके तहत अगर हम विभाग की बात करें तो ये होता है FSI यानी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। प्रति दो वर्षों पर इसे प्रकाशित करता है। तो ये जो ISFR रिपोर्ट है, ठीक है, हर 2 साल पर आती है। 17वीं जो आई थी वो 2021 में आई थी, 18वीं 2023, ठीक है। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित किया गया था। ISFR 2023 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है और इसे 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने विमोचित किया। फिर अगर हम राष्ट्रीय वन नीति 1988 की बात करें, ये जो राष्ट्रीय वन नीति है कब आई, 1988 में। इसके अनुसार क्या है कि देश के कुल भूभाग का, ठीक है, देश के कुल भूभाग का 33% भाग जो है वो वन क्षेत्र होना चाहिए, जो वर्तमान में कितना है, 21.76% है। यहाँ केवल 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 33% से अधिक वन क्षेत्र है, ठीक है। केवल जितने टोटल है उसमें से केवल 19 राज्य और यूटीज जो है उनके पास 33% से अधिक वन क्षेत्र है। अगर हम भारत में वन आवरण की बात करें तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन आवरण 7,15,343, ठीक है, 715,343 वर्ग किलोमीटर है। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 21.76%। जो टोटल वन आवरण कितना है, 21.76%, ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। 2021 से अगर हम कंपैरिजन करेंगे, जो 17वीं रिपोर्ट आई थी, तो उस रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में कितनी 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। फिर है भारत में वृक्षावरण। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण कितना है, 112,014, कितना है, 112,014 वर्ग किलोमीटर क्या है, ये वृक्षावरण है। और जबकि वन आवरण कितना था, 715,343, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 3.41% है। अगर हम वृक्षावरण की बात करें तो कितना है, 3.41%। 2021 से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो कितनी वृद्धि हुई है, 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है, 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, किसमें, वृक्षावरण में। और अगर हम वन आवरण की बात करेंगे तो 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब अगर हम देखें यहाँ पर भारत में वन एवं वृक्ष आवरण के संपूर्ण आंकड़ों की बात करें तो वन आवरण कितना है, 715,343, परसेंटेज में देखें 21.76%। और 2021 से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वन आवरण में। वृक्षावरण की बात करें तो 112,014, ठीक है, 112,014 क्षेत्रफल रहा है। और अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो 3.41% की वृद्धि हुई है। और अगर, ठीक है, 2021 से कंपैरिजन करें तो 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2021 से। अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना है, 827,357 वर्ग किलोमीटर। और अगर हम परसेंटेज में देखें तो 25.17%, जो कि इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। और अगर हम वृद्धि की बात करें 2021 से तुलना करेंगे तो कितना, 1445 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि हो गई है। फिर आगे देख लेते हैं, आगे है कि क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, एरिया वाइज सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य की बात करें तो नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश, इसका कितना है, 77,073, ठीक है, 77,073 वर्ग किलोमीटर। नंबर 2 पर है अरुणाचल प्रदेश और नंबर 3 पर है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य, नंबर 1 पर मध्य प्रदेश, नंबर 2 पर अरुणाचल, नंबर 3 पर है छत्तीसगढ़। अगर हम यही चीज देखें, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्य क्या हैं, ठीक है, 3 हमने सर्वाधिक देखे। अगर हम सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कहां पर है, हरियाणा में, उसके बाद पंजाब में, और नंबर 3 पर कौन है, गोवा। सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले क्रमशः 3 राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। सर्वाधिक वन और वृक्ष अगर हम कंबाइंड देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। फिर सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य, अगर हम 2021 से कंपैरिजन करेंगे तो 2021 से 2023 तक किन राज्यों में सबसे ज्यादा वन आवरण में वृद्धि हुई है। नंबर 1 पर मिजोरम है, नंबर 2 पर गुजरात है और नंबर 3 पर कौन है, उड़ीसा। और यहीं अगर हम देखें नुकसान हुआ है सबसे ज्यादा वन आवरण में किन राज्यों में, इन 2 सालों में, यानी 2021 से 2023 तक, तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है मध्य प्रदेश में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, और फिर हुआ है नंबर 3 पर कौन है, तेलंगाना है। वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले क्रमशः 3 राज्य 2021 से 2023 के बीच में, ठीक है, 2021 से 2023 तक वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले क्रमशः 3 राज्य कौन है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। यानी इन 2 सालों में वन एवं वृक्ष आवरण में अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है जहां पर वृद्धि हुई है, ठीक है, इन 2 सालों में।
फिर सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो मिजोरम, ठीक है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्यों की अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वन आवरण परसेंटेज है वो मिजोरम में है। उसके बाद नंबर 2 पर अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित यानी यूटीज की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, लक्षद्वीप में, और उसके बाद नंबर 2 पर है अंडमान निकोबार। भारत में घने एवं खुले वन की अगर हम बात करें तो बहुत घने वन कहाँ पर है, ठीक है। बहुत घने वनों में शीर्ष राज्य है अरुणाचल प्रदेश। मध्यम रूप से मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्यम रूप से जो घने हैं वो मध्य प्रदेश, और अगर हम खुले वनों की बात करें तो ये भी जो है शीर्ष राज्य कौन है, मध्य प्रदेश। यानी बहुत घने वन में जो शीर्ष है वो अरुणाचल है, और जो मध्यम रूप से घने हैं और जो खुले वन है वो कौन है, मध्य प्रदेश। फिर अन्य बिंदुओं की अगर हम बात करें, भारत में 43,623 वर्ग किलोमीटर में फैली झाड़ियां हैं, जो कुल क्षेत्रफल का कितना 1.33% है, ठीक है। ये थोड़ा निगलेक्टेड पार्ट रहता है, हो सकता है इसे पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा जो भारत में फैली झाड़ियां हैं वो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना 1.33% है। भारत में बांस धारित कुल क्षेत्र की बात करें तो 154,670 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सबसे अधिक जो बांस है वो कहाँ देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में। फिर ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7285.5 मिलियन टन होने का अनुमान है, और 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, ठीक है। अगर हम 2021 से कंपैरिजन करेंगे इन 2 सालों में तो देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, जिसमें सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है कार्बन स्टॉक की वह कहाँ हुई है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत वन आवरण के मामले में दुनिया में 10वां स्थान रखता है, जबकि रूस का पहला स्थान है। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील के अंतर्गत सभी जिलों में वन आवरण 44,044 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। इसका कोई मतलब नहीं है, छोड़ भी सकते हो। देश के पहाड़ी जिलों में जो वन क्षेत्र है वो है 283,713 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये पॉइंट इतना मायने नहीं रखते जितना शुरुआत के रखते हैं, वो आपने देख लिए 4 पॉइंट। अब हम मैंग्रोव्स की बात कर लेते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के आधार पर। देश में जो कुल मैंग्रोव और कच्छ वन है कितना है, 4991.68 वर्ग किलोमीटर। ऐसे याद रखना, कितना है मैंग्रोव और कच्छ वन, 49.91 वर्ग किलोमीटर। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 0.15% है। भारत में मैंग्रोव कच्छ क्षेत्र वाले कुल 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी जो मैंग्रोव और कच्छ क्षेत्र है वो भारत के 12 राज्य और यूटीज में ही पाया जाता है। 2021 की तुलना में अगर हम कंपैरिजन करेंगे मैंग्रोव की, तो मैंग्रोव के क्षेत्रफल में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, ठीक है। यहाँ पर आपने थोड़ा ध्यान देना है कि अगर 21 से कंपैरिजन कर रहे हो तो जो मैंग्रोव का क्षेत्र है उसमें कमी आई है, कितनी, 7.43 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। सर्वाधिक मैंग्रोव, ठीक है, सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्यों की अगर हम बात करें या यूटीज की बात करें, सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है मैंग्रोव की, तो नंबर 1 पर कौन है, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है मैंग्रोव की। उसके बाद गुजरात में, और नंबर 3 पर कौन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। फिर रैंक की अगर हम बात करते हैं, प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश, और द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का, और तृतीय स्थान है कर्नाटक का, अगर हम 2021 से कंपैरिजन कर रहे हैं तो। फिर भारत में कुल 91 रामसर स्थल हो गए हैं। ये तो आपको आइडिया रखना है कि कितने टोटल कितने हो गए, 91 हो गए हैं। तो आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु 1971 में ये रामसर है कहाँ, ईरान में है। ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ और इसके समझौते कब, 1975 से प्रभावी हुआ। तो एक चीज़ याद रखना है कि एक तो 1971 में रामसर सम्मेलन होता है और ये 1975 में प्रभावी होता है, ठीक है। 1975 में प्रभावी होता है। अगर हम बात करें भारत कब जाता है यहाँ, तो भारत 1982 में रामसर कन्वेंशन में शामिल होता है, ठीक है, 1982 में। विश्व में 2500 से अधिक रामसर स्थल हैं। जुलाई 2025 तक की बात करें तो भारत की जो आर्द्रभूमियों की कुल संख्या है वो कितनी हो गई है, 91 हो गई है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो सबसे लेटेस्ट जुड़ा है, यानी 91 जो जुड़ा है साइट वो कौन सी है, खीचन वेटलैंड साइट 2025 में अधिसूचित हुई है, और 91 साइट है ये, 91, ठीक है। और ये कहाँ है, राजस्थान में, याद रखिएगा राजस्थान में है खीचन वेटलैंड साइट 91। फिर उसके बाद मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स आया था, ये राजस्थान में है। उधवा झील की बात करें तो ये कहाँ है, झारखंड में। जो अभी कुछ लेटेस्ट ऐड हुए हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। खेचो पल्लरी आर्द्रभूमि की बात करें तो ये सिक्किम में है। थरथंगल पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहाँ है, तमिलनाडु में। सक्कर कोट्टाई पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो ये कहाँ है, तमिलनाडु में। नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है, तमिलनाडु में। काजू वैली कहाँ है, तमिलनाडु में। तवा जलाशय कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तवा जलाशय जो है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। नागी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, बिहार में। नकटी, नागी और नकटी ये दोनों जमुई बिहार में है। मगधी केरे की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है, कर्नाटक में। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व की बात करें तो कहाँ है, कर्नाटक में। अघनाशिनी मुहाना संरक्षण रिजर्व ये भी कर्नाटक में। कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, तमिलनाडु में। और लॉन्ग वुड सोला रिजर्व वन ये कहाँ है, तमिलनाडु में।
एशिया में सबसे अधिक भारत के पास 91 रामसर साइट है एवं वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करेंगे तो तीसरे स्थान पर है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर हम रामसर साइट के मामले में भारत को एशिया में देखेंगे तो पहले स्थान पर है, जबकि अगर हम वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो भारत तीसरे स्थान पर आएगा। भारत में अगर हम सर्वाधिक रामसर स्थलों की बात करें तो कहाँ है? तमिलनाडु में। सर्वाधिक जो रामसर स्थल हैं वो तमिलनाडु में है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, जिसमें कुल 10 रामसर स्थल शामिल हैं। रामसर सूची में शामिल होने वाला 1974 में पहला स्थल कौन था? ऑस्ट्रेलिया का कोबोर प्रायद्वीप। ठीक है, पहली बार जो शामिल हुआ था रामसर साइट में वो था ऑस्ट्रेलिया का कोबोर प्रायद्वीप। भारत के अगर हम पहले रामसर स्थल की बात करेंगे तो कौन था? चिल्का झील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि स्थल की बात करें तो यह है सुंदरवन वेटलैंड और ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल राज्य में है। इसका 2549.44 वर्ग किलोमीटर 96.76% क्षेत्र जो है वो आर्द्रभूमि है। भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि स्थल की बात करें तो यह है रेणुका वेटलैंड। ठीक है, सबसे छोटी की अगर हम बात करेंगे तो यह हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल की बात करें तो यह है हरिके बैराज। ठीक है, ये याद रखना है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमियां हैं, ये आपको बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, फिर भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। जो अभी लेटेस्ट जुड़ा है वो है माधव टाइगर रिजर्व और अभी जो टोटल टाइगर रिजर्व हो गए हैं वो कितने हैं? 58। तो माधव टाइगर रिजर्व 58 ये लेटेस्ट जुड़ा हुआ है 2025 में और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसके पहले भी मध्य प्रदेश था, उसका नंबर क्या था? 57। हो सकता है मिलाने को पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा 58 पे है माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, 57 पे है रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और 56 पर है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व 2024 में जो कि ऐड हुआ और ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये एक बार नंबर वाइज भी आपने देख लेना है। अब बात कर लेते हैं बाघ गणना रिपोर्ट 2022। 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित की गई थी बाघ गणना रिपोर्ट। आपको आइडिया होगा 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अगर हम बाघ गणना रिपोर्ट की बात करें तो इसको जारी किसने किया है? भारतीय वन्यजीव संस्थान। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इसको जारी किया है। बाघों की टोटल संख्या की बात करें तो कितनी है? 3682 या 3682, जैसे भी आपको अच्छा लगे याद कर लीजिए। अगर हम 2018 से कंपैरिजन करेंगे तो 2018 और 2022 के बीच बाघों की आबादी में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2018 में जो बाघों की संख्या थी वो 2967 थी। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में है। ठीक है, ये डेटा याद रखना, ऐसे यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व का 75% बाघ केवल भारत में है या 50% से ज़्यादा है या 100% से कम है, जैसा भी उन्हें बनाना हो। ठीक है, तो एक तो याद रखना है कि ये जो बाघ गणना रिपोर्ट है ये किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बाघों की कुल संख्या भी कितनी हो गई है? 3682। अगर हम 2018 से कंपैरिजन करेंगे तो कितनी वृद्धि हुई है? 24.1% की वृद्धि हुई है। अब अगर हम बात कर लें कि बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। कितने? 785। उसके बाद कर्नाटक 563, ठीक है, उत्तराखंड 560 और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 205 बाघ हैं उत्तर प्रदेश में। और अगर हम बिहार भी देखें तो बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? 54। अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। कहाँ? अरुणाचल में, उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में। साथ ही भारत के 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बात करें जो कि उत्तराखंड में है, ये यहाँ पर देश के सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। कितने? 260। तो अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करेंगे कि किस टाइगर रिजर्व में देश के सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं तो हो जाएगा ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और ये कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला है तेंदुओं की स्थिति 2022। ठीक है, फरवरी 2024 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 पर एक रिपोर्ट जारी की थी। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो तेंदुओं की संख्या है 2018 से अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो 2018 में 12,852 थे, जबकि 2022 में कितने हो गए हैं? 13,874 संख्या हो गई है। सर्वाधिक अगर हम तेंदुओं की आबादी की बात करें तो ये कहाँ है? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुए देखने को मिलते हैं। और तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला, अगर हम घनत्व के बारे में देखेंगे, ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो वो है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में। और अगर हम डेंसिटी यानी घनत्व के हिसाब से देखेंगे तो ये हो जाएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है। अगर हम बात करें, ठीक है, कौन सा राज्य नंबर 1 पर है तेंदुओं की आबादी के मामले में, तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। यहाँ पर 3,907 तेंदुए पाए जाते हैं। नंबर 2 पर है महाराष्ट्र और नंबर 3 पर है कर्नाटक। तो शीर्ष 3 तेंदुआ, अगर हम राज्य बात करें, ठीक है जी, किन राज्यों में सबसे ज़्यादा तेंदुआ पाए जाते हैं वो 3 हो जाएंगे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 321 तेंदुआ हैं और बिहार में कितने हैं? 86। फिर है हिम तेंदुआ का पहला सर्वेक्षण। ठीक है, ये हिम तेंदुआ का है।
भारतीय वन्यजीव संस्थान और राष्ट्रीय संरक्षण फाउंडेशन द्वारा सर्वेक्षण किया गया। 2019 में सर्वेक्षण शुरू हुआ था। बाकी इसमें बताया गया कि भारत में जो हिम तेंदुआ हैं उनकी सर्वाधिक संख्या, मतलब टोटल अगर हम बात करें तो कितनी हो गई है, 718 हो गई है। तो हिम तेंदुए भारत में कितने हैं, 718। इसकी जनसंख्या मुख्य रूप से 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। ठीक है, ये जो 6 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां तक ही ये सीमित है। अगर सबसे ज़्यादा हिम तेंदुओं की बात करें तो ये कहाँ, लद्दाख में। हिम तेंदुए सबसे ज़्यादा लद्दाख में है, 477 वहाँ पर संख्या है। नंबर 2 पर उत्तराखंड में है, 124 हिम तेंदुए पाए जाते हैं। और नंबर 3 पर कौन है, हिमाचल प्रदेश। कितनी है संख्या, 51। बस इतना देखना है। अब देख लेते हैं इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स। ठीक है, 16 जून 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBC की पहली महासभा आयोजित की गई है। तो ये पहली महासभा हुई है, कहाँ हुई है, नई दिल्ली में। और कब हुई है, 16 जून को। जिसकी अध्यक्षता किसने की है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है। इस बैठक में 9 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। अगर हम बात करें IBCA का उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों का संरक्षण करना है। अगर हम इसमें देखें, ये जो 7 बड़ी प्रजातियां हैं, ठीक है, इसमें से ये जो प्यूमा और जगुआर ये भारत में मूल रूप से पाया नहीं जाता। बाकी 7 में से जो 5 बड़ी बिल्ली की जो 5 बड़ी प्रजातियां हैं वो भारत में पाई जाती हैं। प्यूमा और जगुआर भारत में नहीं पाया जाता। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के 50वीं वर्षगांठ पर इसे भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ है, भारत में ही है। तो एक तो आपने याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। ठीक है, 9 अप्रैल 2023 को इसकी घोषणा हुई थी। और कहाँ से की थी, कर्नाटक के मैसूर से। ठीक है, कर्नाटक के मैसूर से इसकी घोषणा हुई थी। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ तक अगर हम बात करें तो मेंबर इसमें 90 से अधिक हो गए हैं। अभी लेटेस्ट जो जुड़ा है, लेटेस्ट इसमें नेपाल ऐड हो गया है। ठीक है, नेपाल इसमें लेटेस्ट ऐड हो गया है। और बाकी अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये कब आया है, 1973 में। अगला है, हरियाणा सरकार ने अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है। तो एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी, अरावली पहाड़ियों में। और कौन बनाएगा, हरियाणा सरकार। फिर विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है। ठीक है, चौथा बन गया है। 8 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एशिया की सबसे उम्रदराज जीवित हथिनी वत्सला का निधन हो गया, जिसकी आयु 100 वर्ष से अधिक थी। फिर है, देश में एशियाई शेरों की आबादी 32% बढ़कर टोटल कितनी हो गई है, 891। तो एशियाई शेर कितने हैं, 891 हैं। पिछले 5 वर्षों में 217 शेर बढ़े हैं। 2020 में 674 शेर थे और अभी 891 हो गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा एशियाई शेरों की आबादी को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट लायन को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर्यावरण मंत्रालय के तत्वावधान में उदयपुर में आयोजित किया गया। फिर भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा के गहिरमाथा तट पर ऑलिव रिडले कछुए के रेस्क्यू हेतु ऑपरेशन ओलिविया चलाया। ठीक है, तो याद रखना, ये जो ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया किसके लिए, ऑलिव रिडले कछुए हैं उनके रेस्क्यू के लिए ये चलाया गया है। फिर कहाँ चलाया गया है, उड़ीसा के गहिरमाथा तट पर। भारत की जो अक्षय ऊर्जा क्षमता है वो 220.10 गीगावाट। ठीक है, 220.10 गीगावाट वित्त वर्ष 2024-25 में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। यह उपलब्धि वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट प्राप्त करने के देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है। मतलब एक टारगेट है 2030 तक भारत को गैर जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट प्राप्त करना है। ठीक है, कब तक का टारगेट है, 2030 तक का। कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की अगर अभी हम बात करें तो 220.10 गीगावाट हो गई है, जिसमें सौर ऊर्जा की जो भागीदारी है वो सबसे ज़्यादा है। कितनी है, 106 गीगावाट की। नंबर 2 पर है पवन ऊर्जा 50 गीगावाट। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। नवीकरणीय ऊर्जा की अगर हम बात करें यानी रीन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो राजस्थान पहले स्थान पर है। और उसके बाद कौन आता है, क्रमशः गुजरात, यानी नंबर 2 पर गुजरात, नंबर 3 पर तमिलनाडु और नंबर 4 पर कर्नाटक। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा में अगर हम शीर्ष 4 राज्यों की बात करेंगे भारत के, तो नंबर 1 पर राजस्थान है, नंबर 2 पर गुजरात है, नंबर 3 पर तमिलनाडु और नंबर 4 पर है कर्नाटक। फिर नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान क्या है, भारत का स्थान है चौथा, जहां सौर ऊर्जा में भारत का स्थान तीसरा है और पवन ऊर्जा में चौथा स्थान है। यानी सौर ऊर्जा में अगर हम बात करेंगे तो ग्लोबली भारत तीसरे नंबर पर आता है, पवन ऊर्जा की बात करेंगे तो चौथे नंबर पर आता है। अगर ओवरऑल नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो भी भारत चौथे स्थान पर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 2 लाख छात्रों को इको योद्धा के रूप में तैयार किया जा रहा है। किसके द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा। इस अभियान का उद्देश्य स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव का दीव जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जो अपनी बिजली की मांग पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से पूरी करता है।
भारत ने मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाला अपना पहला अंतर्राज्यीय चीता गलियारा शुरू किया है। तो ये जो अंतर्राज्यीय चीता गलियारा है किन दो राज्यों को जोड़ेगा? मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, दोनों राज्यों में 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक वन्य जीव गलियारा विकसित किया जाएगा, जिससे चीतों को संरक्षित और जुड़े हुए आवास में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से। यह उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा शुरू की गई एक गंतव्य 3 वन योजना का हिस्सा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर इसका उद्देश्य क्या है? विस्टाडोम, ये जो जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन चली है, इसका उद्देश्य है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कतरनिया घाट और किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को एक संयुक्त पर्यटन स्थल के रूप में लाना है। फिर है देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क जो है ये कहाँ बनेगा? नोएडा जंगल ट्रेल नोएडा में बनाया जा रहा है। ये पहला है देश का, एक तो याद रखना है। यह पार्क 30 एकड़ में फैला है और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर विकसित किया गया है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र। ठीक है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू हुआ है। यह नवीकरणीय ऊर्जा और संचित कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त एक स्थायी ईंधन है। ऑस्ट्रेलिया की निंगलू रीफ पर भीषण प्रवाल विरंजन हो रहा है। तो हो सकता है पूछ लें कि ये निंगलू रीफ है, ये कहाँ है? याद रखिएगा, निंगलू रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर भीषण प्रवाल विरंजन की घटना हो रही है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, हाल ही में 119वें मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बाघ संरक्षण हेतु सोलिगा जनजाति के योगदान की सराहना की है। यह जनजाति कर्नाटक के बिल्लीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर बाघ अभ्यारण्य में निवास करती है। तो एक तो याद रखना, ये जो सोलिगा जनजाति है, अगर राज्य विशेष पूछें तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है सोलिगा जनजाति। फिर एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत बिस्लेरी कंपनी ने ऐतिहासिक जल निकायों को पुनर्स्थापित करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समझौता किया है। किसने किया है? ये बिस्लेरी ने किया है। ठीक है, कैली फंड को 25 फरवरी 2025 को कैली फंड 25 फरवरी 2025 को रोम इटली में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है जैव विविधता संरक्षण के लिए अपने उद्योगों में आनुवांशिक डेटा का उपयोग करने वाले व्यवसायों से वित्तीय योगदान प्राप्त करना। तो याद रखिएगा, कैली फंड कब आया है? 25 फरवरी 2025 को। लॉन्च कहाँ हुआ है? रोम और इटली में। उद्देश्य है जैव विविधता संरक्षण के लिए अपने उद्योगों में आनुवांशिक डेटा का उपयोग करने वाले व्यवसायों से वित्तीय योगदान प्राप्त करना। ठीक है, तो फिर यह वैश्विक निधि 2030 तक जैव विविधता हानि को रोकने के लिए कुनमुंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क लक्ष्य का समर्थन करती है। यह निधि 2024 में कोलंबिया में हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद संरक्षण परियोजनाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान और स्वदेशी समुदायों की सुरक्षा को वित्त पोषित करेगी। उद्देश्य बता दिया यहाँ पर। फिर है इंदौर और उदयपुर। ठीक है, कौन है? इंदौर और उदयपुर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर बन गए हैं। तो पूछ सकता है कि वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर का नाम बताइए, वो कौन है? इंदौर और उदयपुर। फिर उत्तराखंड के हल्द्वानी में, कहाँ पर? उत्तराखंड के हल्द्वानी में महाभारत वाटिका का निर्माण किया गया है। यहाँ महाभारत में वर्णित पौधों की 37 प्रजातियों को लगाया गया है। तो ये जो महाभारत वाटिका ये कहाँ बन रही है? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। भारत जैव ईंधन के उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। ठीक है, फिर टाटा मोटर्स के द्वारा भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का परीक्षण किया गया। तो पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का परीक्षण किसने किया है? टाटा मोटर्स ने। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित 1200 हॉर्स पावर की ट्रेन का ट्रायल हरियाणा के जींद सोनीपत मार्ग पर किया गया। कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोची शहर में किया गया है। याद रखिएगा, ये क्या है? भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी है। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर दार्जिलिंग। ठीक है, ये कहाँ? वेस्ट बंगाल में है। तो पहला फ्रोजन चिड़ियाघर दार्जिलिंग कहाँ शुरू हुआ है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्थित त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है। तो अब याद रखना है, ये जो त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य के कंवल टाइगर रिजर्व को, ठीक है, कंवल टाइगर रिजर्व जो है, तेलंगाना सरकार ने राज्य के कंवल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले क्षेत्र को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। तो मतलब क्या है कि ये जो कंवल टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ है? तेलंगाना में, और महाराष्ट्र का जो ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है, ठीक है, इन दोनों को जो जोड़ेगा क्षेत्र, उस क्षेत्र का नाम है कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व। ठीक है, उसको क्या किया है? उसको संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया है। मतलब इस क्षेत्र, ये जो क्षेत्र जोड़ रहा है ये है कुमराम भीम। अब इसे जो है संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया है तेलंगाना सरकार ने। ठीक है,
आगे है, तमिलनाडु सरकार ने प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के संरक्षण के उद्देश्य से रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है। ठीक है, तो किसने किया है? तमिलनाडु सरकार ने। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शिमला में, ठीक है, शिमला में आयोजित एक समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें वितरित करने की घोषणा की और इसका उद्देश्य है राज्य को ग्रीन स्टेट बनाना तथा बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना। ये सिर्फ एग्जाम्पल पुट कर सकते हो, ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसने अब क्या किया है, स्टील की बोतलें बांटी हैं किस सरकार ने। उड़ीसा सरकार के द्वारा सिमलीपाल पार्क टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क अधिसूचित करने के बाद भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। तो अभी टोटल भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने हो गए? 107। अगर हम लेटेस्ट बात करें तो कौन जुड़ा है? उड़ीसा का सिमलीपाल। भारत की बाघ आबादी 2006 में 1411 से बढ़कर 2022 में कितनी हो गई है? 3682 हो गई है, जो निगरानी वाले क्षेत्रों में लगभग 6% वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। मध्य भारत और पूर्वी घाटों में संख्या 1033 से बढ़कर 1439 हो गई है। शिवालिक गंगा के मैदानों में 646 से 819 और सुंदरबन में 88 से 101 हो गई है। ठीक है, फिर है तेलंगाना के मेडक में ICAR कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक कृषक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। तो ये याद रखिएगा, प्राकृतिक एवं जैविक कृषक सम्मेलन 2024 ये कहाँ हुआ है? तेलंगाना में। और उपराष्ट्रपति, जो पूर्व उपराष्ट्रपति हो गए हैं अब, ठीक है, उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में सम्मेलन में भाग लिया था। पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर दंड को दोगुना कर दिया है। केरल के अरलम वन्यजीव अभयारण्य को भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया है। तो भारत का जो पहला तितली अभयारण्य है वो है अरलम वन्यजीव अभयारण्य, जो कि कहाँ है? केरल में। केंद्र सरकार ने टाइगर रिजर्व के बाहर बाघों की सुरक्षा के लिए टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व नामक योजना की शुरुआत की है। यह योजना उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जहां बाघ टाइगर रिजर्व से बाहर मानव बस्तियों के समीप पाए जाते हैं, जिससे मानव बाघ संघर्ष की घटनाएं सामने आती हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? 1992 में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत हाथी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में देहरादून में संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हाथियों की संरक्षण और मानव हाथी संघर्ष को लेकर कई निर्णय लिए गए। आगे है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत जर्मनी के बॉन शहर में, ठीक है, कहाँ पर? जर्मनी के बॉन शहर में वार्षिक बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य तथा जलवायु वित्त पोषण है। 25 जून 2025 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में किया गया। तो याद रखिएगा, ये जो भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? वन्यजीव संस्थान देहरादून में। और इसमें देश विदेश से 500 से अधिक पर्यावरण शोधकर्ताओं ने पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण पर चर्चा की। अगला है जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन, ठीक है, CHAC 2024 जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन जिम्बाब्वे की जो राजधानी वहां पर हरारे में किया गया। ठीक है, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, वहां पर जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन किया गया। चर्चा में रहा प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ है? तेलंगाना में। सिंहाचलम मंदिर जो खबरों में था, ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, और यह मंदिर विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह को समर्पित है। फिर चीता परियोजना पर निगरानी के लिए मध्य प्रदेश राजस्थान संयुक्त पैनल का गठन किया गया है। ठीक है, आगे है, हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, इन्होंने घोषणा की है कि दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क भारत में भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला चिड़ियाघर होगा। तो कौन सा है? दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क, और कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एक प्रमुख प्रमाणन संस्था है जो भारतीय उद्योग परिसंघ का हिस्सा है, और इसका गठन कब हुआ था? 2001 में। कूनो अभयारण्य के बाद अब गांधी सागर अभयारण्य में चीतों को लाने की तैयारी हो रही है, और ये कहाँ है? राजस्थान में है। अक्टूबर 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर मध्य प्रदेश के लाल टिपारा गौशाला में बायो CNG संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया। ठीक है, सितंबर 2024 में राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया। और टील कार्बन से तात्पर्य क्या है? गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्रभूमियों में संग्रहित कार्बन। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया गया। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली और एयर प्रवाह ऐप को लॉन्च किया गया। ठीक है, यानी AQAIMS और एयर प्रवाह ऐप जो लॉन्च हुए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा किया गया है।
AQ एम्स में रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग के लिए एयर प्रवाह नामक ऐप है। ठीक है, AQ एम्स में क्या होगा, रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा। बाकी अगर हम मॉनिटरिंग की बात करेंगे तो ये होगा एयर प्रवाह। फिर राजस्थान के जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान यानी नेशनल जो डेजर्ट है, ठीक है, नेशनल डेजर्ट पार्क, ये कहाँ है, राजस्थान के जैसलमेर में। वहाँ पर आयोजित वार्षिक वाटर होल सर्वेक्षण के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी की कुल गिनती 64 की गई। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन है। कहाँ पर, गंगा नदी बेसिन की बात की जा रही है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन में सर्वाधिक 2000 से अधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। यानी अगर हम टोटल की बात करेंगे तो 4000 हैं, और उसमें से अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो डॉल्फिन है वो किस राज्य में है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। 2023 में उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन राज्य जलीय जीव घोषित किया था। ठीक है, और वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा मिला था गंगा डॉल्फिन को। भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूख जाने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी है। फिर है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ है, हरियाणा है। यहाँ कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर पर्यावरणीय चिंताओं के कारण रोक लगा दी है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में मारुति सुजुकी की संयंत्र परिसर में भारत में पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। ठीक है, हाल ही में माओवादी तथा सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बीच चर्चा में आया सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य। तो ये सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा, सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, उड़ीसा में, और यह छत्तीसगढ़ के सीता नदी तथा उदंती अभयारण्यों से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देख लेते हैं वर्ष 2024-25 के जो विभिन्न ऑपरेशन है। ठीक है, इसमें पहला है ऑपरेशन कालनेमी। ऑपरेशन कालनेमी जुलाई 2025 में शुरू किया गया, और किसके द्वारा, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। याद रखिएगा, ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। यह अभियान उन लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है जो साधु संतों का या धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने धोखा देने का काम करते हैं। एक कालनेमी, अगर आपको स्टोरी पता होगी तो वहां से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, कि ये क्या है, साधु संतों का मतलब जो ढोंगी बाबा हैं उनके खिलाफ बेसिकली ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। ऑपरेशन शिवा जुलाई 2025 में चलाया गया। दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाले तीर्थयात्रा मार्ग की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया। तो कुल मिला के जो अमरनाथ यात्रा है उसको सुचारू रूप से सुरक्षा देने के लिए ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया। ऑपरेशन स्पाइडर वेब जून 2025 में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसने रूस के कई सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाया। फिर है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जून 2025 में। 22 जून 2025 को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर विमान से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, और ये फोर्डो, नतांज और इस्फहान। ठीक है, तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब क्या है कि यूक्रेन ने रसिया पर हमला किया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर क्या है, ठीक है, अमेरिका ने क्या किया, ईरान पर हमला किया। ठीक है, ईरान के जो 3 परमाणु ठिकाने थे वहां पर हमला किया। अब ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 जून 2025 में इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। ऑपरेशन राइजिंग लायन जून 2025 में इजराइल ने अपने सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। तो यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, ऑपरेशन राइजिंग लायन क्या है, इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, ठीक है, पहले, और उसके जवाब में ईरान ने जो है एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, मतलब ईरान ने इजराइल पर आक्रमण किया। ठीक है, तो ये है क्रोनोलॉजी। फिर ऑपरेशन सिंधु की बात करें, जून 2025 में ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच भारत द्वारा ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया था। जो ईरान और इजराइल में जो भारतीय फंसे थे उन्हें भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया। ऑपरेशन केलर की बात करें मई 2025 में, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन केलर भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के सोपिया जिले में शुरू किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य था लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को सर्च करके खत्म करना और क्षेत्र में शांति स्थापित करना। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो 22 अप्रैल को जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके विरोध में भारत द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। ऑपरेशन सील्ड मई 2025, 31 मई 2025 को भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सील्ड के तहत पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ऑपरेशन चक्र 5 की अगर हम बात करें
तो सीबीआई द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों, विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और उनसे जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना है। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन चक्र 5 ये सीबीआई ने चलाया है। ठीक है, जो साइबर अटैक्स होते हैं बेसिकली उनको जो है उनके नेटवर्क को ध्वस्त करना है। ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें, मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा म्यांमार में भूकंप पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता देने हेतु, तो जो म्यांमार में भूकंप आया था उनको तो म्यांमार में सहायता देने के लिए ऑपरेशन ब्रह्म चलाया गया था भारतीय सरकार के द्वारा। ऑपरेशन डेविल हंट की बात करें, इस ऑपरेशन के तहत बांग्लादेश में शेख हसीना के हिंसक प्रदर्शन कर रहे समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। ठीक है। ऑपरेशन सरधावा, गणतंत्र दिवस से पहले सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने संभावित घुसपैठ की कोशिशों को रोकने के लिए जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर इस ऑपरेशन को शुरू किया। तो ये जो ऑपरेशन सरधावा किसने शुरू किया है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने। ऑपरेशन सद्भाव, भारत सरकार ने टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम, तो याद रखना ये जो टाइफून यागी से प्रभावित देश कौन से थे? म्यांमार, लाओस और वियतनाम था। इनकी मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया था भारत सरकार ने। ठीक है। ऑपरेशन मर्यादा की बात करें, केदारनाथ धाम यात्रा को सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया था उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, उत्तराखंड के नैनीताल में जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन बॉम्बी बकेट को लॉन्च किया गया। फिर राइजिंग सन है, ऑपरेशन राइजिंग सन। 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट का उजागर करने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय ने, ठीक है, किसने शुरू किया? राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन राइजिंग सन का शुभारंभ किया था या लॉन्च किया था। ऑपरेशन कामधेनु की बात करें, मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया। ऑपरेशन इंद्रावती, हैती, ठीक है, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन संकल्प की बात करें, यह भारतीय नौसेना का समुद्री सुरक्षा अभियान है जिसके तहत हाल ही में हिंद महासागर में फंसे 23 पाकिस्तानी समेत अन्य देश के नागरिकों को समुद्री डाकुओं से बचाया गया था। तो ऑपरेशन संकल्प के तहत क्या है? समुद्री सुरक्षा अभियान है जिसके तहत समुद्री जो डाकू हैं उनसे बचाया जाता है। ठीक है। फिर ऑपरेशन अजय की बात करें, अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया। ऑपरेशन करुणा की बात करें, म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया। ठीक है। ऑपरेशन करुणा क्यों शुरू किया गया था? जो म्यांमार में आया था चक्रवात मोचा, ठीक है, उससे प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया। फिर है ऑपरेशन कावेरी, सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में जब भूकंप आया था तो वहां के प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार ने अभियान चलाया था ऑपरेशन दोस्त, और किसके लिए? तुर्की और सीरिया में। ठीक है। अब देख लेते हैं 2024 में जो प्रमुख सैन्य अभ्यास हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे पहला है शक्ति अभ्यास 2025, 8वां संस्करण था, जून जुलाई 2025 में आयोजित हुआ। किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है। और आयोजन स्थल फ्रांस में। पासेक्स अभ्यास 2025 की बात करें, जून 2025 में भारत और यूके। ठीक है। ऐसा अगर यूपीपीसीएस 2024 में क्या हुआ था कि जो एक क्वेश्चन आ गया था कि ये जो शक्ति अभ्यास हैं, मतलब ये जो नौसैन्य अभ्यास हैं या जो भी सैन्य मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, इनकी डेट को मिलाने को आ गया था कि किस डेट में क्या हुई। ये क्वेश्चन यदा कदा ही बनता है, तो इसके चक्कर में हम ना पूरा ध्यान डेट याद करने पर मत लगाओ। पासेक्स अभ्यास की बात करें जो कि 2025, ठीक है, जून 2025 में हुआ है। भारत और यूके के बीच में होता है पासेक्स, और ये उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया गया। फिर है नोमैडिक एलिफेंट, 17वां संस्करण था, मई जून 2025 में आयोजित किया गया। और नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच में होता है? भारत और मंगोलिया के बीच में। अगर आयोजन स्थल की बात करें तो ये उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित किया गया। फिर है टाइगर क्लॉ, 2025 पहला संस्करण था, ठीक है, मई जून 2025 में हुआ। भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर क्लॉ, और ये उत्तर प्रदेश के बागपत में आयोजित हुआ है, याद रखना आपने। खान क्वेस्ट 2025 जून 2025 में आयोजित हुआ, बहुराष्ट्रीय था, ठीक है, और ये कहाँ हुआ? मंगोलिया के उलान बटोर में खान क्वेस्ट। 10 तिलक 2025 की बात करें, छठा संस्करण था, अप्रैल 2025 में आयोजित हुआ। 10 तिलक जो होता है वो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है, और ये आयोजित हुआ पुणे में। टाइगर ट्रम्प की बात करें 2025, ठीक है, टाइगर ट्रम्प 2025 चौथा संस्करण था, अप्रैल 2025 में भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ टाइगर ट्रम्प, और कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम में। एकेमी की बात करें, या एकमे जो भी इसको कहा गया है, एकेमी की बात करते हैं तो ये भारत और अफ्रीकी देश के बीच में था, और कहाँ हुआ? ये तंजानिया में हुआ है। इंद्र 2025 की बात करें, 14वां संस्करण था, मार्च अप्रैल 2025 में हुआ, और ये भारत और रूस के बीच में होता है इंद्र, ठीक है, और कहाँ हुआ? चेन्नई में।
प्रचंड प्रहार की बात करें, प्रचंड प्रहार 2025 मार्च 2025 में आयोजित किया गया, भारतीय सशस्त्र बलों के बीच में ही था और ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया प्रचंड प्रहार। खंजर की बात करते हैं, खंजर मार्च 2025 में भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है खंजर, ठीक है, और ये कहाँ हुआ, किर्गिस्तान में हुआ खंजर। वरुण 2025 23वां संस्करण था, मार्च 2025 में आयोजित हुआ, भारत और फ्रांस के बीच में होता है वरुण, ठीक है, और ये कहाँ आयोजित हुआ, अरब सागर में। फिर सी ड्रैगन की बात करते हैं, तो सी ड्रैगन जो है मार्च 2025 में आयोजित हुआ, बहुराष्ट्रीय ये था अभ्यास, और कहाँ हुआ, पश्चिम प्रशांत महासागर के गुयाम तट पर, ठीक है। ट्रॉपिक्स की बात करते हैं, ट्रॉपिक्स 2025 भारतीय नौसेना, और ये कहाँ है, हिंद महासागर में है ट्रॉपिक्स। धर्म गार्जियन, ठीक है, धर्म गार्जियन की बात करते हैं, ये फरवरी मार्च और भारत और जापान के बीच में हुआ धर्म गार्जियन, और ये कहाँ हुआ, जापान में हुआ। साइक्लोन 2025 की बात करें, फरवरी 2025 में आयोजित किया गया तीसरा संस्करण। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है और कहाँ आयोजित हुई, राजस्थान में। एक्वेरिन की बात करते हैं, एक्वेरिन 2025, ठीक है, फरवरी 2025 में इसका आयोजन हुआ, कहाँ पर, भारत और मालदीव के बीच में हुआ, और कहाँ हुआ, मालदीव में। डेजर्ट नाइट की बात करते हैं, भारत और फ्रांस और यूएई, ठीक है, भारत फ्रांस और यूएई यानी 3 देशों के मध्य था ये डेजर्ट नाइट 2024, अरब सागर के ऊपर ये आयोजित किया गया दिसंबर 2024 में। सूर्य किरण की बात करें, सूर्य किरण 2024 18वां संस्करण था, दिसंबर 2024 में इसका आयोजन हुआ, भारत और नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण, और अगर हम जगह की बात करें तो नेपाल के सलझंडी में इसका आयोजन किया गया। फिर है स्लीनेक्स, ठीक है, स्लीनेक्स दिसंबर 2024 में भारत और श्रीलंका के बीच में होता है स्लीनेक्स, और ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। सिनबैक्स की बात करें, भारत और कंबोडिया के मध्य, सिनबैक्स भारत और कंबोडिया के मध्य होता है, और कहाँ हुआ, पुणे में, दिसंबर 2024 में। फिर हरिमाऊ शक्ति की बात करें तो भारत और मलेशिया के बीच में होती है ये हरिमाऊ शक्ति, ठीक है, और जगह की बात करें तो मलेशिया। गरुड़ शक्ति की बात करें तो नवंबर 2024 में भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है, ठीक है, और हुआ कहाँ है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। फिर है विनबैक्स 2024, ये भारत और वियतनाम के बीच में हुआ है, और कहाँ आयोजित हुआ है, हरियाणा के अंबाला और चंडी मंदिर में, नवंबर 2024 को। ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण, ठीक है, नाम से स्पष्ट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है, महाराष्ट्र के पुणे में, कब, नवंबर 2024 को। फिर है वज्र प्रहार 2024, 15वां संस्करण था, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, ठीक है, और कहाँ हुआ है, अमेरिका में, नवंबर 2024 में। फिर है नसीम अल बहार 2024, जो कि अक्टूबर 2024 में आयोजित किया गया, और किसके बीच में होता है, भारत और ओमान के बीच में होता है, और हुआ कहाँ है, गोवा में। सिम्बेक्स 2024 की बात करें तो सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में होता है, विशाखापत्तनम में, अक्टूबर 2024 में ये आयोजित किया गया। फिर मालाबार की अगर हम बात करें, मालाबार 2024 जो क्वाड कंट्रीज़ हैं उनके बीच में होता है, और ये अक्टूबर 2024 में हुआ था, ठीक है। क्वाड में कौन है, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और यही क्वाड कंट्रीज़ जो है मालाबार में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इसी में मतलब पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। तो अगर हुआ कहाँ था ये पूछा जाए तो ये विशाखापत्तनम एवं बंगाल की खाड़ी में हुआ था। फिर है कांजीन 2024, सितंबर 2024 में इसका आयोजन हुआ, भारत और कजाकिस्तान के बीच में, कहाँ पर, उत्तराखंड के औली में। वरुण 2024 की बात करें, भारत और फ्रांस के बीच में होता है वरुण, ठीक है, और भूमध्य सागर में इसका आयोजन किया गया। युद्धाभ्यास 2024 की बात करें, सितंबर 2024 में भारत और अमेरिका के बीच में इसका आयोजन किया गया, कहाँ पर, राजस्थान में। अल नज़ाह की बात करें, सितंबर 2024 में भारत और ओमान के बीच में होता है अल नज़ाह, ठीक है, और एक नसीम अल बहार और अल नज़ाह जो है ये दोनों ओमान के साथ होती हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, और ये हुआ कहाँ है, अल नज़ाह ओमान में हुआ है। उदार शक्ति 2024 की बात करें तो अगस्त 2024 में, ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है उदार शक्ति, और कहाँ हुई है, मलेशिया में। मित्र शक्ति 2024 की बात करें, अगस्त 2024 में, मित्र शक्ति अगस्त 2024 में भारत और श्रीलंका के मध्य श्रीलंका में आयोजित हुई है। एक्स खान क्वेस्ट की बात करते हैं तो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ठीक है, और ये मंगोलिया के उलान बटोर में हुआ। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है, कहाँ हुई, मेघालय के उमरोई में, और कब, जुलाई 2024 में। मैत्री की बात करें तो ये भारत और थाईलैंड के बीच में होती है, ठीक है, जुलाई 2024 में, और ये थाईलैंड के टॉक प्रांत में इसका आयोजन हुआ था। अभी हाल ही में जो मैत्री है ये अभी इसका नया संस्करण शुरू होने वाला है, ठीक है, सितंबर में होगा।
फिर आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम। जो 2024-25 के महत्वपूर्ण दिवस है उनकी थीम क्या है वो देख लेते हैं। जैसे विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी थीम है एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। ठीक है, एम्पावरिंग यंग पीपल, अगर इतना कुछ आ जाए तो याद रखिएगा ये विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया जिसकी थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। विश्व रक्तदान दिवस की बात करें तो 14 जून को मनाया गया जिसकी थीम क्या थी, गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की बात करें 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी, अनमास्किंग द अपील, इतना भी दे सकते हैं। और इसके आगे जो भी है जैसे एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन टोबैको एंड निकोटीन प्रोडक्ट्स, ये भी दे सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि अनमास्किंग द अपील अगर आ जाए तो ये भी तंबाकू निषेध दिवस की थीम है। और अगर एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन टोबैको एंड निकोटीन यहाँ पर अगर ये वाला सेगमेंट आएगा तो आप लगा ही दोगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करें तो 22 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम थी हार्मोनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या थी, हार्मोनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। रेड क्रॉस दिवस की बात करें तो 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस और इसकी थीम क्या थी, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। क्या है, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो 3 मई को मनाया जाता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस और इसकी थीम थी रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। मतलब एआई का जो इम्पैक्ट है वो देखना है प्रेस फ्रीडम और मीडिया पर। ठीक है, रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये इसकी थीम है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, अवर पावर अवर प्लेनेट। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है अगर पूछ लिया जाए। विश्व पर्यावरण दिवस उसकी थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और अगर हम पृथ्वी दिवस की बात करें तो ये है 22 अप्रैल को जो मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, इसकी थीम थी अवर पावर अवर प्लेनेट। विश्व विरासत दिवस की बात करें तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर ऑफ इकोमास एक्शंस। ठीक है, तो ये भी आपको आइडिया लग जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। विश्व क्षय रोग दिवस, ठीक है, क्षय रोग यानी टीबी, ये 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी दिवस और इसकी थीम क्या थी, यस वी कैन एंड टीबी, कमिट इन्वेस्ट और डिलीवर। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है जिसकी थीम क्या थी, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। क्या है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन थीम है विश्व जल दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की बात करें तो 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड फूड। ठीक है, क्या है, फॉरेस्ट एंड फूड। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की बात करें तो ये 16 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम थी वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ठीक है, उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करें तो 15 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम है अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वलिटी और एम्पावरमेंट। विश्व वन्य जीव दिवस की बात करें तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है जिसकी थीम थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फिनांस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो 28 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और इसकी थीम थी एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करें तो 21 फरवरी को यह मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। याद रखिएगा, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया गया और इसकी थीम क्या थी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया और इसकी थीम क्या थी, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, कैपेबल इंडिया, कॉम्पिटेंट आर्मी, समर्थ भारत और सक्षम सेना। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इतना भी देके पूछ सकते हैं, यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, शेपिंग द नेशन विद रिजाइलेंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस और इसकी थीम थी हिंदी अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, 1 दिसंबर 2024 और इसकी थीम थी टेक द राइट पाथ्स, माई हेल्थ माई राइट। विश्व मधुमेह दिवस की बात करें तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स।
विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व पोलियो दिवस, और इसकी थीम थी अ ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। ठीक है, अ ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। विश्व खाद्य दिवस की बात करें तो 16 अक्टूबर को मनाते हैं खाद्य दिवस, और इसकी थीम क्या थी, राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी थीम थी गर्ल्स विजन फॉर फ्यूचर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं और इसकी थीम क्या थी, टूरिज्म एंड पीस। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस बहुत फेवरेट है, 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, आगे देख लेते हैं वर्ष 2024-25 के प्रमुख सूचकांक। अब इसमें पहला है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2025, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। पहला स्थान इसमें कौन है, अमेरिका पहले स्थान पर है। भारत का स्थान इसमें क्या है, तीसरा है, पिछले सूचकांक में भी तीसरा था। एशिया पावर सूचकांक की बात करें तो लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी ने, ठीक है, लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी ने ये सूचकांक निकाला है, एशिया पावर सूचकांक। पहला स्थान इसमें अमेरिका को मिला है, भारत इसमें तीसरे नंबर पर है और पिछले सूचकांक में भारत चौथे नंबर पर था। अंतिम स्थान की बात करें तो कौन है, पापुआ न्यू गिनी है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2025 ग्लोबल फायर पावर ने जारी किया, अमेरिका इसमें नंबर 1 पर है, भारत जो है चौथे स्थान पर है, पिछले साल भी चौथे स्थान पर था, और अंतिम स्थान कौन है, भूटान है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है, पहला स्थान डोमिनिका को दिया गया है और भारत का स्थान क्या है, छठा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया गया, पहले 3 पर कोई नहीं है, चौथा जो स्थान है वो डेनमार्क को है, भारत का स्थान 10वां था। ठीक है, 2025 के सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है, और अगर हम पिछले साल 2024 की बात करें तो किस नंबर पर था, 7वें नंबर पर था। अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025, जिसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, और इसमें पहला स्थान किसका है, बुर्किना फासो का है। अगर आतंकवाद सूचकांक में बात करें तो भारत 14वें नंबर पर है और पिछले साल भी 14वें नंबर पर ही था, और अंतिम स्थान दिया गया है आइसलैंड को। विश्व निवेश रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की बात करें तो अंकटाड इसको निकालता है, अमेरिका इसमें पहले नंबर पर है और विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत 15वें नंबर पर है, जबकि 2022 में भारत 8वें नंबर पर था। ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी किया गया, अमेरिका इसमें नंबर 1 पर है, भारत 22वें नंबर पर है और 2023 में भारत 21वें नंबर पर था। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक द्वारा, ठीक है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, और अगर हम बात करें इसमें नंबर 1 पर कौन है, तो सिंगापुर है। फिर भारत की रैंक की बात करें अगर हम लॉजिस्टिक प्रदर्शन में, तो इंडिया 38 नंबर पर है और 2018 में भारत की रैंक कितनी थी, 44। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है, अमेरिका इसमें नंबर 1 पर है, और अगर हम बात करें भारत की रैंक की तो भारत 39 पर है। फिर है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, ठीक है, तो 2025 आईएमडी द्वारा, आईएमडी के द्वारा ये जारी किया जाता है और स्विट्जरलैंड इसमें नंबर 1 पर है। तो प्रतिस्पर्धात्मकता में नंबर 1 पर कौन है, स्विट्जरलैंड। और भारत की रैंक की अगर हम बात करें तो भारत इसमें जो है वो 41 नंबर पर है, जबकि 2024 में भारत 39 पे था, और अगर अंतिम स्थान की बात करें तो कौन है, वेनेजुएला। फिर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, विपो इसको जारी करता है, इनोवेशन इंडेक्स विपो जारी करता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इस नंबर 1 पर कौन है, स्विट्जरलैंड है, भारत की रैंक क्या है, 39 है, और अगर हम 2023 में बात करें तो भारत की रैंक थी 40 और सबसे अंतिम स्थान मिला है अंगोला को। फिर है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें पहला स्थान मिला है नॉर्वे को, भारत का स्थान है लोकतंत्र सूचकांक में 41, 2022 में 46 नंबर पर था और अफगानिस्तान इसमें अंतिम स्थान पर है। फिर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करें, बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी कौन करता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है, नंबर 1 पर है इसमें अमेरिका, भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक है इसमें 42, 2023 में भी भारत 42 नंबर पर था। फिर है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024, ठीक है, मर्सर के द्वारा जारी किया जाता है पेंशन इंडेक्स, और नीदरलैंड इसमें नंबर 1 पर था। ठीक है, पेंशन में नंबर 1 पर नीदरलैंड था, भारत की रैंक 48 थी और अंतिम स्थान भी भारत का था। ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, स्विट्जरलैंड इसमें नंबर 1 पर था, टैलेंट में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, और भारत इसमें जो है वो 58 नंबर पर है। ठीक है, 2023 में 56 नंबर पर था और मंगोलिया इसमें सबसे लास्ट में है। फिर है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, चैंडलन इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, और गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन है, सिंगापुर है, भारत की रैंक जो है वो है 71। ठीक है, भारत की रैंक है 71 और वेनेजुएला इसमें अंतिम स्थान पर है।
अगला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इसको जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है, ठीक है। स्वीडन इसमें नंबर 1 पर है। और अगर बात करें रैंक की तो भारत की रैंक है 71, ठीक है। 2024 में रैंक कितनी थी? 63 थी। फिर है एआई तैयारी सूचकांक 2024, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ द्वारा इसको जारी किया गया। सिंगापुर नंबर 1 पर है और भारत की रैंक कितनी है? 72 है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ठीक है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 की बात करें, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसको जारी करता है। डेनमार्क इसमें नंबर 1 पर है और भारत की रैंक क्या है? 79, ठीक है। वेनेजुएला इसमें अंतिम स्थान पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। हांगकांग इसमें नंबर 1 पर है। भारत की रैंक कितनी है? 84 है आर्थिक स्वतंत्रता में। अगला है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025। इसको जारी कौन करता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। सिंगापुर इसमें नंबर 1 पर है और भारत की रैंक 85 है। जब ये निकाला गया था उस टाइम भारत की रैंक यहाँ पर आपने 85 देखी थी, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले इसको दोबारा निकाला गया, ठीक है। जब ये दोबारा निकला है उस टाइम पे भारत की रैंक कितनी है? 77 है और सिंगापुर वहां पर नंबर 1 पर ही है। तो अभी जो निकला है उसमें भारत की रैंक 77 थी। जब इन्होंने बुक में पब्लिश किया है तब भारत की रैंक 85 थी, ये आपको याद रखना है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024 की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। डेनमार्क नंबर 1 पर है। भारत की रैंक कितनी है? 96, ठीक है। 2023 में भारत की रैंक 93 थी और दक्षिण सूडान को इसमें अंतिम स्थान दिया गया है। आगे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेयल थुंगर हेल्थ इसको मिलकर जारी करते हैं। इसमें 22 देश पहले स्थान पर, जबकि भारत की रैंक की बात करें तो हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 105। 2023 में भारत की रैंक 111 थी और सोमालिया को आखिरी स्थान दिया गया है। फिर है वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2025। सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है और भारत पहली बार टॉप 100 में आ गया। इसकी रैंक कितनी है? 99। 2024 में 109 थी। किड्स राइट इंडेक्स, ये कोई मतलब की बात नहीं है, ठीक है। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक, पूछा भी गया है 2025। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी करता है। आइसलैंड इसमें नंबर 1 पर है, ठीक है। और भारत की रैंक कितनी है पीस में? 115 नंबर पर। इंडिया 115 नंबर पर है। 2024 में 116 था और अंतिम स्थान है रूस का। विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है, इसको जारी करता है। फिनलैंड इसमें नंबर 1 पर है। फिनलैंड नंबर 1 पर है और भारत की रैंक की बात करें हैप्पीनेस इंडेक्स में तो 118। इंडिया 118 पर है। 2024 में 126 थी। अफगानिस्तान इसमें अंतिम पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करते हैं। हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको निकाला है, ठीक है। यहां था आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो कि फ्रेजर इंस्टीट्यूट जारी कर रहा था। यह है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो कि हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल प्रकाशित कर रहा है, ठीक है। नंबर 1 पर कौन है? इसमें सिंगापुर है। और अगर रैंक की बात करें भारत की तो भारत 128 पर है। 2024 में 126 में था और उत्तर कोरिया अंतिम स्थान पाया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। आइसलैंड जेंडर गैप में नंबर 1 पर है और भारत की रैंक क्या है? 131। मानव विकास सूचकांक 2025 की बात करें यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है HDI 2025 यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया। नंबर 1 पर कौन है? आइसलैंड। भारत की रैंक क्या है? 130। स्कोर भी कभी कभी पूछ लेते हैं तो याद रखिएगा 0.685 है, ठीक है। अंतिम स्कोर है दक्षिण सूडान का। फिर है पर्यावरण, फिर है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है। नॉर्वे पहले नंबर पर है। भारत की रैंक क्या है? प्रेस में, प्रेस स्वतंत्रता में भारत की रैंक है 151। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की बात करें तो येल विश्वविद्यालय अमेरिका, येल विश्वविद्यालय अमेरिका, ठीक है, ये जारी करता है। एस्टोनिया नंबर 1 पर है और भारत की रैंक क्या है? 176। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक, ठीक है, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 बेन गुरियन यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया। नंबर 1 पर है लग्जमबर्ग और भारत की रैंक क्या है? 176। फिर क्या है? क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 क्वाक्वेरली साइमंड्स यानी क्यूएस द्वारा इसको जारी किया जाता है। नंबर 1 पर यूएसए है और भारत की रैंक क्या है? 25, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख सूचकांक है जिसमें नंबर 1 पर कौन है और भारत की रैंक क्या है, ये हमने देखा है। आगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक जो बार बार पूछे जाते हैं उनकी डिटेल दी है, वो देख लेते हैं। जैसे मानव विकास सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर आयोग इसको बहुत मतलब अच्छे से क्वेश्चन इस पे बनाता है, ठीक है। अगर हम बात करें 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी 1990 से इसे यूएनडीपी द्वारा जारी किया जा रहा है। भारतीय अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा इसे विकसित किया गया था। तीन पैरामीटर है या 3 आयाम है, कौन सा? लंबा और स्वस्थ जीवन संकेतक यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। फिर ज्ञान संकेतक, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय पर बेसिकली ये मतलब देखा जाता है, ठीक है। ये पैरामीटर होते हैं इसके। भारत बांग्लादेश के साथ संयुक्त रूप से 130वां स्थान
पाया है। याद रखिएगा, भारत की रैंक भी 130 है और बांग्लादेश की भी रैंक कितनी है, 130। भारत के स्कोर की बात करें तो कितना है, 0.685। प्रथम स्थान पर कौन है, आइसलैंड है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है जिसका स्कोर है 0.972, जबकि अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान रहा है। फिर बात कर लेते हैं भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं 2024। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्थ द्वारा ये संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। 4 संकेतकों पर हंगर इंडेक्स जारी होता है, ठीक है। अल्प पोषण 1/3 इसका महत्व होता है, चाइल्ड स्टंटिंग 1/6 का महत्व होता है, चाइल्ड वेस्टिंग 1/6, बाल मृत्यु दर 1/3, यानी अल्प पोषण और बाल मृत्यु दर का सबसे ज्यादा वेटेज होता है। 20 देश संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं। जो हंगर इंडेक्स है उसमें 20 देश संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं। यूएई, चाइना आदि जैसे देश इसमें शामिल हैं। भारत की रैंक की बात करें तो भारत 105वें स्थान पर है, ठीक है। भारत में कुपोषित बच्चे 13.7%, अविकसित बच्चे 35.5%, कमजोर बच्चे 18.7% और शिशु मृत्यु दर कितनी है, 2.9%। बस इतना याद रखना कौन जारी करता है, ठीक है, कितने संकेतकों पर आधारित और भारत की रैंक क्या है, नंबर 1 पर कौन है। विश्व का औसत जीएचआई स्कोर कितना है, 18.3 और भारत का स्कोर कितना है, 27.3, जो गंभीर श्रेणी के अंतर्गत है। यानी जो भारत का स्कोर आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो गंभीर श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला है विश्व खुशहाली सूचकांक 2025। कौन जारी करता है, 13वां संस्करण था। जारी करने वाली संस्था है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी यूएनएसडीएसएन, ठीक है, यूएनएसडीएसएन द्वारा जारी किया जाता है। खुशहाली मापने वाले 6 कारक हैं इसमें। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक सहयोग, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, नंबर 5 उदारता, नंबर 6 पर भ्रष्टाचार की है धारणाएं। फिनलैंड इसमें शीर्ष पर है, ठीक है। विश्व खुशहाली सूचकांक में फन जो है किसको मिल रहा है, फिनलैंड को मिल रहा है और ये नंबर 1 पर है। अगर भारत की बात करें तो भारत 118वें स्थान पर है। हैप्पीनेस इंडेक्स की शुरुआत भूटान से हुई है और इसे 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया। पहला विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स 2012 में प्रकाशित हुआ था। तो ये याद रखना, ये जो इंडेक्स की शुरुआत हुई है वो कहां से हुई है, भूटान से। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025। 2005 से इसे जर्मन वॉच जो है प्रकाशित कर रहा है, परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। 63 देश और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को ट्रैक करता है, ठीक है। 4 श्रेणियां हैं, 4 श्रेणियों में अंतर्गत इसका आकलन लगाया जाता है। एक तो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, 40% इसका हिस्सा इसका रहता है। बाकी नवीकरणीय ऊर्जा 20%, ऊर्जा उपयोग 20% और जलवायु नीति 20%। यानी जो 4 पैरामीटर है इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का जो वेटेज है वो ज्यादा रहता है। कोई भी देश बहुत उच्च रेटिंग के अंतर्गत नहीं आया है, इसलिए पहले स्थान पर पहले 3 स्थान जो है यानी 1, 2, 3 ये खाली है। चौथे स्थान से रैंक जारी की गई है और डेनमार्क जो है उसमें चौथे स्थान पर है। भारत 10वें स्थान पर है। 2024 में भारत की रैंक 7वीं थी और ईरान अंतिम स्थान पर है, ये आपने अभी टेबल में देखा था। फिर है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें 2025, कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है, ठीक है। इसके हिसाब से किसी भी देश ने अभी तक पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की है। यह आपको याद रखना है कि अभी किसी भी देश में पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं हुई है। आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद फिनलैंड और नॉर्वे का स्थान है। तो जेंडर गैप में भी नंबर 1 पर कौन है, आइसलैंड है, ठीक है। अगर जेंडर गैप में भारत की बात करें तो 0.644 अंक के साथ 131वें स्थान पर आया, ठीक है। भारत की रैंक क्या है, 131 है और पाकिस्तान अंतिम स्थान पर 148 पर आया, ठीक है। इस सूचकांक के आकलन के घटक की बात करें तो एक तो है आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा और राजनीतिक सशक्तिकरण। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की शुरुआत कब हुई थी, तो 2006 से इसकी शुरुआत हुई और वैश्विक लिंग अंतर स्कोर 0.68 रहा है। फिर है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025, कौन जारी करता है, IMD यानी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट 1989 से ये जारी कर रहा है। 4 कारकों पर यह भी आधारित होता है। कौन से कारक, आर्थिक प्रदर्शन, व्यावसायिक दक्षता, सरकारी कार्यकुशलता और इंफ्रा पर, ठीक है। 100 स्कोर के साथ 100 स्कोर के साथ स्विट्जरलैंड जो प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग है उसमें नंबर 1 पर है, सिंगापुर नंबर 2 पर है और हांगकांग नंबर 3 पर है। भारत की बात करें तो 64.19 स्कोर के साथ भारत 41वें स्थान पर है। तो प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत की रैंकिंग है वो कितनी है, 41, जबकि अंतिम स्थान पर कौन है, वेनेजुएला। फिर प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर इसे जारी करता है, 1985 से इसको प्रकाशित कर रहा है और इसका जो मुख्यालय है इस रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर का संस्था का ये पेरिस में है, ठीक है। यह 23वां संस्करण है। 5 संकेतकों पर आधारित होता है, कौन से, राजनीतिक, आर्थिक, विधायी, सामाजिक और सुरक्षा। अगर हम बात करें प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में तो नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर है, उसके बाद है एस्टोनिया और नीदरलैंड,
इरिट्रिया इसमें अंतिम स्थान पर 180वीं, ठीक है। 180 जो रैंक है, मतलब अंतिम स्थान है, वो कौन है? इरिट्रिया। नॉर्वे पहले स्थान पर है। भारत 32.96 अंक के साथ 151वें स्थान पर है। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो कितनी है? 151। इसमें पहले नंबर पर कौन है? नॉर्वे। तो इस तरीके से जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स था, ठीक है, कुछ जो इंडेक्स थे और डेज और उनकी थीम थी, वो हमने कवर कर ली है। और गला थोड़ा ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है, इस वजह से आगे का नहीं कर पा रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ा छोटा बन रहा है। बाकी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।